साथियों नमस्कार। मैं पराग सिंघल पिछले 12 वर्ष से आगरा से कर पत्रिका टैक्स मैगजीन कर जानकारी नाम से पब्लिश कर रहा हूं मैं, और एक राष्ट्रीय संस्था एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूं मैं। साथियों, आपसे मैं नियमित रूप से जीएसटी एक्ट पर एंड उसकी व्यवस्थाओं पर चर्चा करता रहता हूं, और आप मेरी इन विचारों को स्वीकार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपने मुझे मेरी वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर लिखें, और मेरे विचार पसंद आते हैं तो अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें, और जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए अनुरोध करें। साथियों, जीएसटी एक्ट जो 4 साल लगभग 5 महीने पहले जुलाई 17 से 23 में लागू हुआ, उससे पहले 1948 से बिक्री कर अधिनियम लागू था, और अधिकतर मतलब उत्तर प्रदेश छोड़कर सभी राज्यों में 2001 में वैट लग गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2008 में वैट लगा था। बिक्री कर में सिंगल पॉइंट टैक्स था, वैट में वैल्यू एडेड टैक्स, जिसकी फुल फॉर्म है वैट की, वो था। और जीएसटी भी जो बेस है वो वैट का बेस है, वैल्यू एडेड टैक्स है, जिसमें आपको आईटीसी क्लेम मिलता है। जो खरीद पे आप जो टैक्स दे के आते हैं उस पर आईटीसी क्लेम मिलता है। साथियों, मैं अपने विचारों में ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी एक्ट जो बनाया गया, वो जो पूर्ववर्ती जो सेंट्रल एक्साइज एक्ट था उसका 100% तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक 90% या 85% कहा जाए, 80% कहा जाए, तो उसको जीएसटी एक्ट में मर्ज कर दिया गया। जो सेंट्रल एक्साइज की व्यवस्थाएं थी, पेनल्टीज़ थी, ऑफेंसेस थे, जो व्यवस्थाएं थी, क्रिमिनल पेनल कोड था, ये सब चीज़ उसमें जीएसटी एक्ट में समाहित कर दिए गए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे देश में उद्योगों को और व्यापार को कभी प्रोत्साहित नहीं किया गया। ये मेरा आरोप नहीं है, मेरे विचार है, और ये विचार सत्यता की ओर है। क्योंकि हमारे देश में 1947 से, जब से देश की आज़ादी मिली, तब से हमारे उद्योगों को, जो उद्योग कर रहे हैं, उनको एक टैक्स चोर के रूप में बोला गया, या उनको पहचाना गया, या पहचान दी गई। इस मेरे आरोप नहीं है, मैं पुनः कह रहा हूँ, लेकिन इस पर विचार आपको करना आवश्यक है, और व्यापारी बंधुओं के अलावा जो समाज के सभी वर्ग को विचार करना आवश्यक है। लेकिन ये बात भूल जाते हैं आरोप लगाने से पहले कि ये उद्योगपति, व्यापार जगत ही देश की अर्थव्यवस्था में अपना सक्रिय समर्पित योगदान दे रहा है टैक्स देकर, साथ में देश में युवाओं को रोज़गार देकर। और देश में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे बुनियादी क्षेत्र के विकास में हो, उसमें प्रत्येक कार्य के अंदर उद्योगपति और व्यापार जगत ही इन्वॉल्व रहता है, सेवाएं देता है। लेकिन प्रचलन है, राजनीतिक प्रचलन कह लो, ये एक समाज की कुरीति फैल गई है, एक ऐसी विचारधारा बना दी गई है कि उद्योगपति और कर व्यापारी जो है वो हमेशा टैक्स चोरी करता है और अपराध करता है। तो जीएसटी एक्ट में भी जो चैप्टर, अगर आप मैं चैप्टर 19 की बात करूं, तो चैप्टर 19 भी ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ का दिया हुआ है। उस चैप्टर के अंदर 122 धारा 122 से लेकर धारा 138 तक व्यवस्था दी गई है, प्रावधान किए गए हैं। धारा 122 है पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, धारा 123 है पेनल्टीज फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन रिटर्न, धारा 124 है फाइन फॉर फेलियर टू फर्निश स्टैटिक्स, धारा 125 है जनरल पेनल्टीज, धारा 126 है जनरल डिसिप्लिन रिलेटेड टू पेनल्टी, धारा 27 है 127 पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, धारा 128 पावर टू वेव पेनल्टी और फीस ऑफ बोथ। वेव करने की व्यवस्था दी हुई है, लेकिन विचार करना होगा कि कितनी वेवर होती है हमारे देश में। जो कर विभाग हैं,
चाहे राज्य कर हैं, चाहे केंद्र कर विभाग है, उसमें धारा 128 का कितना उपयोग होता है? संभवतः नगण्य ही होता है। धारा 129 तो आप जानते ही हैं, सचल दल के बारे में, डिटेंशन, सीजर्स एंड रिलीज ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस इन ट्रांजिट। धारा 130 है कन्फिक्शन ऑफ गुड्स और कन्वेंसेस एंड लेवी ऑफ पेनल्टीज। धारा 131 कॉन्फ्रेंसेस और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट्स। धारा 132 पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। धारा 133 लाइबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्सन्स। इस पे आप जरूर विचार करें धारा 133 पे कि अधिकारियों का दायित्व क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है और सर्टेन अदर सर्टेन पर्सन्स। धारा 134 है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ऑफेंसेस। धारा 135 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट्स। धारा 136 है रिलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। धारा 137 है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज। धारा 138 कंपाउंडिंग ऑफ द ऑफेंसेस। अब इसमें आप देखेंगे धारा 127 पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। धारा 127 में आप जो व्यवस्था दी हुई है कि मैं तो जो बता रहा हूँ, लेकिन उसमें आपको स्वयं विचार करना है कि ये धारा में कहाँ तक न्यायपूर्वक है या विधि पूर्वक है या विधि विरुद्ध है। Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and the same is not recovered under this any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity to being heard to such person। मतलब धारा 62, 63, 64, 73, 74, 129 और 30 में अगर कोई मौका नहीं मिला अधिकारी को तो धारा 127 में वो पेनल्टी लगा सकता है। मतलब कैसे न कैसे पेनल्टी लगाना है, ये अधिकारी के लिए एक इंडिकेट दिया हुआ है, आपको लगाना है। बहुत ही विचारने वाला प्रश्न है ये। अब जिसमें आता है धारा 133 पे बात करूंगा मैं आपसे। लाइबिलिटी ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर ऑफ पर्सन्स, इसको आप ज़रूर पढ़ें। ये इसमें जो है वेयर यानी पर्सन engaged in connection with the collection of statistics under section 151 or completion or computation thereof, or if any officer central tax having access to information specified under subsection 1 of section 150, or if any person engaged in connection with the provisions of service on the common portal or the agent of common portal willfully disclose any information or contents on any return furnished under this act or rule made thereunder otherwise than in execution of his duties under the said sections or for purpose of prosecution for an offences under this act or under any other act for the time being in force, he shall be punishable with imprisonment for the term which may extended to 6 months or with fine with may extended to 25,000 rupees or with both। इसमें सबसेक्शन 2 के अंदर ए और बी दिया हुआ है, इसको आपको अध्ययन जरूर करना चाहिए। सेक्शन 135 में प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट्स दिया हुआ है। In any prosecution for an offences under this act which requires a culpable mental state on the part of accused, the court shall presume the
assistance of such mental state, but it shall be defense for the accused to prove the facts that he had no such mental state with respect to the act charged as in an offences in that prosecution। कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार या जीएसटी काउंसिल या जो अधिकारी इस एक्ट को मैनेज कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उनसे एक प्रश्न मेरा हमेशा रहता है कि जो आपको टैक्स कलेक्शन करके दे रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कर रहा है जीएसटी के अंदर, जेब से टैक्स नहीं दे रहा है, उपभोक्ता से जो बिक्री करता है उपभोक्ता को, उससे टैक्स वसूल करता है और उसको सरकार को जमा कराता है, उसको शक की दृष्टि से देखना कहाँ तक उचित है। दूसरी बात, ऐसे टैक्स कलेक्टर को जो एक्ट में टैक्स पेयर दिया हुआ है, मेरी परिभाषा में, मेरे विचार में, टैक्स पेयर नहीं है, टैक्स कलेक्टर है, जो गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवाएं टैक्स कलेक्ट कर दे रहा है, उस पर पेनल्टीज, ऑफेंसेस, ब्याज और लेट फीस की देयता क्या विधि सम्मत है या विधि विरुद्ध है, इस पर आप विचार अवश्य करें। मैंने जो आपको सेक्शंस नोट कराए हैं उनको आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप स्वयं सोचने पे मजबूर होंगे कि एक्ट के अंदर कहीं भी टैक्स कलेक्टर को प्रमोशन नहीं दिया गया है, प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। मेरी भावना हमेशा ये रही है कि टैक्स कलेक्टर को, हर वीडियो मैंने इस बात की मैंने अपील करी है आप लोगों से विचार करने के लिए कि टैक्स कलेक्टर जो है वो उसको प्रमोशन देना चाहिए, प्रोटेक्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पे आप अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। साथियों, मैं विदा लेता हूं और आपसे फिर अनुरोध करूंगा कि मेरे को अगर अच्छी लगे मेरे विचारों को तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, जय भारती, जय हिंद।